नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 21 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण और डिटेल टॉपिक हैं जो आपका जो नया पैटर्न है 72 के लिए और जो 73 के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी अब टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल हमें वाइड करके पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एक तो एसआईआर का हेडलाइन है, इंडियन एक्सप्रेस का इन्वेस्टिगेशन, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे इलेक्शन के बाद। एसआईआर पर मेंस का आंसर राइटिंग जरूर करके जाइएगा। जिनका भी 71 बीपीएससी मेंस है, सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि हॉर्मुज जो है इसको जो ईरान ब्लॉक कर देता है या ईरान इसको एक स्ट्रैटेजिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अपने खिलाफ युद्ध में। अब जब भी ईरान के साथ कोई भी वॉर होगा तो क्या करेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। इसके कारण से बहुत सारे देश जो हैं वो अलग अलग पाइपलाइन या तो पहले से थे या जो बंद थे और काम नहीं कर रहे, तब उन सब को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे इराक से तुर्की तक है एक, उसी प्रकार से आपको बासरा से यहाँ पर भूमध्य सागर तक दिखेगा। यहाँ पर सऊदी अरब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब तक दिखेगा। सऊदी अरब ने अपने भी ईस्ट टू वेस्ट में एक पाइपलाइन बनाया हुआ है। तो ये सब अलग अलग पाइपलाइन है जिसको ऑपरेशनल किया जा रहा है, या जो ऑपरेशनल नहीं है उनको भी अब शुरू किया जाएगा। दो ऑपरेशनल हैं इसमें, ये सऊदी अरब का एक ये ऑपरेशनल है और एक ये इराक से जो तुर्की जाता है ये भी ऑपरेशनल है। बाकी यहाँ पर ऑपरेशनल नहीं है, उसे भी शुरू किया जाएगा ताकि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके इन सभी देशों का सप्लाई चेन और ख़ास तौर से दुनिया का जो सप्लाई चेन है तेल का, वो प्रभावित न कर सके। इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक जो देखेंगे ओलंपिक को लेकर के, एथलेटिक्स वॉच डॉग जो है एथलेटिक्स की निगरानी करने वाला, देखरेख करने वाली एक संस्था है जो भारत में डोपिंग इसके रिस्क को बहुत ही हाई मान रही है। बहुत ही ख़राब डेटा आए हैं जिसके कारण से यह टॉपिक चर्चा में है। तो वाडा और एआईयू को हम लोग ज़रा देखेंगे, डोपिंग आखिरकार होता क्या है इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है ली जेई म्योंग नाम है। वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और लेडी है उनके साथ में, किंग है, क्योंग नाम है उनका। ये भारत की यात्रा पर आई हुई हैं। साउथ कोरिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं। साउथ कोरिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन टाइगर्स में भी उसका नाम आता था, जिसमें कोरिया ने बहुत तेज़ी गति से वृद्धि की थी। तो इस टॉपिक को भी ज़रा हम लोग देखेंगे। साउथ कोरिया भारत के संबंधों को डिटेल में देखेंगे। कल का एक टॉपिक है CSR वाला, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक है हॉर्मुज को बाईपास करने की खाड़ी देशों की रणनीति। ये वही चीज़ है कि आपके चाह लेने से सब कुछ रुक नहीं जाता है। ईरान को ऐसा लगा था कि हॉर्मुज को अगर हम बंद कर देंगे तो हम अपने पीछे जितने देश हैं उन सब को हम पंगु बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। हमेशा ही कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। जब भी आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रहे हालिया संघर्ष के कारण तेहरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य का शस्त्रीकरण किया, वेपनाइजेशन कर दिया। वेपनाइजेशन के क्या तात्पर्य होता है कि इसको एज ए टूल, एज ए वेपन, एज ए हथियार उपयोग किया उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर दबाव बनाने के लिए। अमेरिका ने युद्ध शुरू किया था ईरान में रिजीम चेंज करने को लेकर के, लेकिन युद्ध का बाद मोटिव क्या हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना है जो पहले ही खुला हुआ था। तो वेपनाइजेशन इसको कहा जाता है कि उसने इसको एक वेपन के तौर पर उपयोग करना शुरू कर दिया, जो कि न केवल संबंधित देश जैसे कि अरेबियन कंट्री हो गए, इजराइल हो गया, ईरान हो गया, यूएसए हो गया, बल्कि इस युद्ध के कारण से पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन एनर्जी का ठप पड़ गया था। इसके कारण से समुद्री यातायात अभूतपूर्व रूप से ठप हो गया। इसे चोक पॉइंट पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए यूएई और सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी देश अब नई पाइपलाइन और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या इसमें भारत को शामिल नहीं होना चाहिए?
क्यों? क्योंकि भाई चीन भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जितने भी तेल वगैरह आते हैं उस पर ही हमारी सबसे ज़्यादा निर्भरता है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो क्या हमें बढ़ कर के इसमें भाग नहीं लेना चाहिए? हम इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की तो बात करते हैं, लेकिन अपना एनर्जी सिक्योरिटी को देश के बाहर में जाकर के सिक्योर करने के लिए एक अटैकिंग हमारी विदेश नीति नहीं कर पाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का महत्व क्या है? तो ईरान ओमान के बीच एक बहुत ही सकरा सा जगह है जो दुनिया के ऑयल सप्लाई का 25 से 30% यहीं से होकर के गुजरता है। एलएनजी का बहुत बड़ा सप्लाई, एलपीजी का बहुत बड़ा सप्लाई यहीं से गुजरता है। एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी ये सब हम पढ़ चुके हैं, जितने जी हैं गांधी जी को छोड़कर, तो उसको भी कृपया पढ़ लीजिएगा एक बार डिटेल में। इनके बीच में जो डिफरेंस हैं उनसे आपके प्रीलिम में सवाल बन सकते हैं। देखिए कौन कौन से चोक पॉइंट हैं। एक चोक पॉइंट ये है, एक दूसरा ये है, एक तीसरा ये है कि स्टेट ऑफ मलक्का के पास में है जो भारत के समीप में चोक पॉइंट है, जिस पर भारत चोक कर सकता है जब चाहे वो। तो ऐसे ऐसे चोक पॉइंट हैं जहाँ से दुनिया के बहुत सारे व्यापारिक सामग्रियाँ गुजरती हैं। कभी भी ये बंद हो तो क्या होगा? पूरे दुनिया का ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा शिप था जो स्वेज कनाल में फंस गया था, जिसके कारण से पूरे दुनिया की सप्लाई चेन बाधित हो गई थी। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो सप्लाई चेन दुनिया का मुश्किल में पड़ जाता। अब इसी से बचने का इन्होंने तरीका निकाला है कि जितने हद तक हो सके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को इग्नोर करते हुए हमें सप्लाई चेन को बहाल करना है और उस पर डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म कर देनी है। जब फारस की खाड़ी में कई मर्चेंट जहाज़ और तेल टैंकर फंसे हुए थे तो सऊदी अरब, यूएई अपनी कुछ बाईपास लाइनों का उपयोग करके तेल निर्यात करने में सफल रहे। अब कुछ कुछ नाम मैं बताऊंगा, ये आपका प्रीलिम में पूछा जाएगा। सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन अभी मैंने आपको दिखाया। सऊदी अरब का यहाँ से यहाँ उसने जोड़ करके पहले ही रखा हुआ है और यह चालू कंडीशन में है, बिल्कुल चल रहा है। लेकिन है क्या ना, ईरान का एक प्रॉक्सी हूती जिसको कहा जाता है वो यमन में यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो भी कभी कभार अटैक करते रहते हैं। तो ये एक पाइपलाइन है ईरान का, ईस्ट से वेस्ट पाइपलाइन इसको कहा जाता है। सेकेंड कौन सा है? आबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन या हबसान तेल क्षेत्र को, ये भी ध्यान रखना है, ओमान की खाड़ी में फुजैरा बंदरगाह से जोड़ती है। ओमान की खाड़ी में फुजैरा बंदरगाह से जोड़ती है। यहाँ से यह डायरेक्ट यहीं पर आ जाएगा, ओमान की खाड़ी में ही आ जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास करते हुए यूएई से। तो इसको भी याद रख सकते हैं, यह सेकेंड हो गया। प्रस्तावित और बंद पड़ी पाइपलाइन जिन्हें जीवित किया जाएगा, ये दोनों चल रहे हैं, ये दोनों अभी चल रहे हैं। प्रस्तावित और बंद पड़ी पाइपलाइन जिन्हें फिर से जीवित किया जा रहा है, इराक जॉर्डन पाइपलाइन, ये एक प्रस्तावित नई पाइपलाइन है। इराक तुर्की पाइपलाइन, यह वर्तमान में बहुत कम क्षमता पर चल रही, इसे और बढ़ाया जाएगा। आईपीएसए सऊदी अरब के माध्यम से इराकी पाइपलाइन 1990 के दशक से यह बंद पड़ा हुआ था, लेकिन इसे लाल सागर तक पहुंचाने के लिए फिर से चालू किया जा रहा है कि इराक से डायरेक्ट लाल सागर, फारस की खाड़ी नहीं बंद हो, लाल सागर में हम लोग ले जा रहे हैं। इराक सीरिया किरकुक बनियास पाइपलाइन और ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन, ये सब क्या है? तो ये सब पाइपलाइन भी पाइपलाइन में हैं, ये सब के सब बनेंगे और इनको फुल फ्लेज स्तर पर चलाया जाएगा आने वाले समय में। तो ये एक क्या है? काट निकाला जा रहा है, डिपेंडेंसी को कम किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। इराक पर सबसे ज़्यादा दबाव है क्योंकि उसके पास तेल भंडार और शोधन की सीमित क्षमता है, वो पूरी तरह से लगातार निर्यात पर निर्भर है और जो इराक की ज्योग्राफी है वो भी उसके खिलाफ काम करती है। ये देश फारस की खाड़ी के अंदर गहराई में स्थित है, इसके पास लाल सागर या भूमध्य सागर तक सीधी पाइपलाइन से ज़्यादा विकल्प नहीं है। ये या तो सेंट्रल एशिया की तरफ भेज सकता है डायरेक्ट से बाई लैंड, या तो तुर्की इत्यादि को भेज सकता है। बाकी यह इसके पास एक ही समुद्र का कोस्ट है, वो कौन सा है? तो फारस की खाड़ी वाला है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा पाइपलाइन को। नया टॉपिक है चिप्स टू शिप्स, इंडिया एंड साउथ कोरिया टारगेट $50 बिलियन बाय 2030। हमारे और दक्षिण कोरिया के बीच में व्यापार को लेकर के समझौता भी है, लेकिन हमारा व्यापार नुकसान बहुत ज़्यादा है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, ली जे मुइंग।
अपनी आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली आए हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ में द्विपक्षीय वार्ता भी संपन्न हुई है। ये भी याद रख सकते हैं, ये कोरिया है बंधुओं। कोरियन गणराज्य पहले हुआ करता था, फिर यह बट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। दोनों ही जगह अलग अलग प्रकार की शासन प्रणाली है। जैसे साउथ कोरिया में लोकतांत्रिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भ्रष्ट लोकतांत्रिक है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नॉर्थ कोरिया में तानाशाही प्रवृत्ति की शासन, कम्युनिस्ट तानाशाह प्रवृत्ति का शासन है, तो इसे भी याद रख सकते हैं आप। कोरिया जो है, कोरिया युद्ध के बाद इसको अलग किया गया, यहाँ पर ये अलग किया गया, बीच से इसकी सीमा रेखा खींच दी गई। और कोरिया युद्ध में शांति वार्ता में भारत ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अहम भूमिका निभाई थी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है साउथ कोरिया की, जो सैमसंग कंपनी, जिसका फ़ोन होगा आपके पास में, उस सैमसंग कंपनी का इसके जीडीपी में 20% का योगदान है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कई सारे लोग साउथ कोरिया में पूरा जीवन उनका सैमसंग में ही बीत जाता है। सैमसंग के अस्पताल में जन्म लेते हैं, सैमसंग के स्कूल में पढ़ाई करते हैं, सैमसंग के कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, फिर सैमसंग कंपनी में काम करते हैं, फिर सैमसंग के मुर्दा घर में उनको दफना दिया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक कंपनी की मोनोपोली वाला अगर कोई देश आपको देखना हो तो साउथ कोरिया उसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल हो सकता है। सैमसंग का यहाँ पर इस प्रकार का बोलबाला है कि यहाँ के राष्ट्रपति, बड़े बड़े मंत्री इत्यादि खरीद बिक्री का काम सरेआम किया जाता है। तो साउथ कोरिया जो है, सैमसंग कोरिया भी इसको कह सकते हैं। भारत दक्षिण कोरिया संबंध बहुआयामी साझेदारी तक है। भारत और कोरिया गणराज्य के बीच 2015 में विशेष रणनीतिक साझेदारी, स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक इनका संबंध जो है पहुंचा है हमारे साथ में। दोनों देश के लोकतांत्रिक मूल्य, खुले समाज और एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता रखते हैं, इसलिए दोनों के बीच में संबंध जो हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। भारत में कोरियाई सिंगर, कोरियाई चीज़ों को ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन कोरियन लोग भारतीय लोगों को पसंद नहीं करते हैं। कई बार कई सारे जगहों पर जो मैंने वीडियो में देखा है, रील में, कि इंडियंस नॉट अलाउड लिखा रहता है। पता नहीं किस कारण से, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं। जबकि इतिहास देखिए क्या है। कोरियाई इतिहास के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना 48 ईस्वी में, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अयोध्या की राजकुमारी 48 ईस्वी में कोरिया की यात्रा की और राजा सुरो से उन्होंने विवाह किया, जिसके बाद उन्होंने महारानी हियो ह्वांग ओक के नाम से जाना गया। और इनको कोरिया में पूजा जाता है, इन महारानी को बहुत महत्वपूर्ण इनको माना जाता है। ये अयोध्या से गई थी और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों में ही इनको बराबर की इज्जत मिली है। 50 साल पहले तक, कुछ साल पहले तक ये दोनों देश एक ही हुआ करते थे और सब कुछ उनके बीच में एक ही हुआ करता था। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान भी एक ही हुआ करते थे, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भारत से ही चीन होते हुए कोरिया पहुंचा। दोनों देशों के बीच एक मजबूत आध्यात्मिक करीबी है। रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर ने कोरिया की गौरवशाली अतीत को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी प्रसिद्ध कविता में से पूरब का चिराग कहा था, लैम्प ऑफ द ईस्ट कहा था। याद रखिएगा, अगर कठिन सवाल पूछेगा तो इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है, और हिस्ट्री में आजकल बीपीएससी कठिन सवाल पूछ रहा है। लैम्प ऑफ द ईस्ट कहा था, लेकिन उस समय कोरियन गणराज्य का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय कोरियन गणराज्य एक ही हुआ करता था। बाद में इसका डिवीज़न हो गया नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में। आज भी दोनों देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, चाहे वो किम जोंग उन हो, वो कोरिया के एकीकरण को सही मानते हैं। भले ही वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन कोरिया के एकीकरण को दोनों पक्ष सही मानते हैं कि हाँ, कोरिया के एकीकरण होना चाहिए। नीतियों का तालमेल, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और दक्षिण कोरिया के पूर्ववर्ती न्यू सदर्न पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति के बीच गहरा तालमेल है। इंडो पैसिफिक विजन भी दोनों के एक ही हैं कि स्वतंत्र नियम आधारित इंडो पैसिफिक एरिया होना चाहिए। आर्थिक और वाणिज्यिक आयाम है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। FTA के पिताजी, FTA से एक स्टेप आगे होता है CEPA। FTA में केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात पर चीज़ें होती हैं, जबकि CEA में वस्तु, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ की हम लोग बात करते हैं। तो CEPA हमारे बीच में 2009 में साइन हुआ था और 2010 से यह लागू है। भारत वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 27 बिलियन है, दोनों देशों के बीच में $27 बिलियन है। 2030 तक 50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरियाई निवेश
सैमसंग, हुंडई, एलजी और किया जैसी कोरियाई कंपनियों ने मेक इन इंडिया में भारी निवेश किया है। भारत में बहुत बड़े बड़े विनिर्माण केंद्र भी हैं इनके, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत बड़ा मार्केट है। भारत के हर दूसरे आदमी के फ़ोन सैमसंग या इन सब चीज़ों के होते हैं। हुंडई और किया का तो आपने कार इतने देखे होंगे सड़क पर, ही क्या ही बोलना। एलजी, हर घर में आपको एलजी का कोई ना कोई इक्विपमेंट दिखेगा, या तो टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो आपके हर घर में एक प्रोडक्ट कोरियाई ज़रूर है। अमेरिकन कोई प्रोडक्ट हो ना हो, कोरियाई ज़रूर है। इसी को बोलते छिपा हुआ। हमें पता नहीं चलता है कि हम किस देश का कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। बहुत छोटा सा देश है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका अलग ही लेवल है। रक्षा उत्पादन, आपको ये जानकारी होना चाहिए। एप्पल जो है, एप्पल के फ़ोन में भी जो स्क्रीन आप लगाते हैं, स्क्रीन देखते हैं, वो स्क्रीन एप्पल सैमसंग से ख़रीदता है। सैमसंग केवल प्रोडक्ट ही नहीं बनाता बल्कि पार्ट्स भी बनाता है, और पार्ट्स जो होता है ये कोई भी कंपनी ख़रीद करके उसका उपयोग कर सकती है। तो कई बार एप्पल कंपनी के स्क्रीन जो होते हैं वो डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग होता है। इसी प्रकार से सैमसंग चिप भी बनाती है, बैटरी भी बनाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो सकता है डेल का आपने लैपटॉप लिया हो, लेकिन उसका अंदर का कोई पार्ट सैमसंग कंपनी की हो। मैं एक कंपनी का आपको मोनोपोली दिखा रहा हूँ कि कितना बड़ा विस्तारित एरिया है उसका। तो रक्षा उत्पादन, इसका सबसे सफल उदाहरण K9 वज्र है। ये 115 mm की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविजर तोप है, जिसे दक्षिण कोरिया के हनवा टेकविन और भारत के L&T द्वारा मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त रूप से बनाया गया है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में भी साथ में काम कर रहे हैं, इसे भी याद रखिएगा। क्या है तो होगब्योग नाम है। ये क्या है तो हमारे बीच संयुक्त अभ्यास है, इसको नाम याद रखिएगा। इसका अजीब सा नाम है, इसलिए याद रखना थोड़ा सा आसान ही होगा आपके लिए, कठिन नहीं होगा। ओके। विज्ञान प्रौद्योगिकी, उन्नत तकनीक, दोनों देश अब चिप्स से चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और 6G, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक और एनर्जी के सेक्टर हैं उसमें भी अब काम करने वाले हैं। इसरो और कोरिया के कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में भी शांतिपूर्ण लूनर एक्सप्लोरेशन और उपग्रह प्रक्षेपण में भी समझौता साइन किया गया है। याद रखना, इसको पूछा जा सकता है प्रीलिम में। व्यापार घाटा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। CEPA होने के बावजूद भारत का व्यापार घाटा दक्षिण कोरिया के साथ बहुत बढ़ गया है। याद कीजिए, CEPA और FTA हमने जब पढ़ा था उस दौरान मैंने आपको बताया था कि CEPA और FTA होने का तात्पर्य हमेशा अच्छा ही नहीं होता है। उसका सबसे शानदार एग्जाम्पल कोरिया को आप ले सकते हैं। कोरिया के साथ हमारा CEPA आज से 16 साल पहले साइन किया गया, 2010, आज से 16 साल पहले आया। लेकिन आज हमारा व्यापार घाटा, भारत का आयात 21 बिलियन है, जबकि निर्यात केवल 5.8 बिलियन ही है। अप्रॉक्स 15 बिलियन का हम लोगों का व्यापार घाटा है इतू सा देश कोरिया के साथ में। क्यों है? अभी उदाहरण दिया था, हर दूसरे आदमी के हाथ में आपको उसके इक्विपमेंट दिखते हैं, हर दूसरी कार आपको उसकी दिखेगी। इसके कारण से CEPA का अटका हुआ अपग्रेडेशन, भारत व्यापार घाटे को कम करने के लिए CEPA को अपग्रेड करना चाहता है। भारतीय IT पेशेवर कृषि उत्पादों के लिए कोरियाई बाजार में पहुंच चाह रहा है, लेकिन कोरिया दे नहीं रहा है। सांस्कृतिक और कॉर्पोरेट बाधाएं हैं कई सारे, जिसके कारण से यह चैलेंजेस और भी ज़्यादा बड़े ही हुए हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो ये चैलेंजेस थे। रिलेशन भी हमने पढ़े, इतिहास भी थोड़ा सा समझा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जो क्या है, जो है CSR पुश लिस्टेड फर्म स्पेंडिंग जंप 23%, यानी कि CSR पर जो लिस्टेड फर्म हैं अपने देश की कंपनियां हैं वो 23% ज़्यादा अब खर्चा कर रही हैं। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको CSR कहा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार ने यह जिम्मेदारी बनाई हुई है कि भारत देश केवल आपका दुकान सजा कर के सामान बेचने का जगह नहीं है, बल्कि कोई भी हो आपको समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो कितना करना चाहिए, तो वो है यहाँ पर, उसको हम लोग ज़रा डिटेल में देखें कि कितना खर्च करने को कहा गया है। लेकिन पहले थोड़ा सा डेटा देख लीजिए अभी का। प्राइम डेटाबेस ग्रुप के अनुसार से वित्त वर्ष 2025 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के CSR खर्च में 23% का ग्रोथ देखा गया है, जो कि अच्छी बात है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष 18,000 करोड़ से बढ़ करके
22,000 करोड़ में हो गया है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। इसका कारण मुनाफा बहुत अच्छा हुआ है और इन कंपनियों को औसत शुद्ध लाभ में 22% की वृद्धि हुई है, जिसका असर सीधा सीधा CSR पर पड़ा है, क्योंकि CSR जो है वो डायरेक्ट आपके जो ग्रोथ आपका हुआ है, बेनिफिट हुआ है, उसी पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, क्या होता है? तो भारत दुनिया का पहला देश है जिसने CSR को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया। इस पंक्ति को भी ध्यान में रखिएगा। CSR के बारे में UPSC प्रीलिम में पूछा जा चुका है, आपसे भी कभी भी पूछा जा सकता है। अप्रैल 2014 से लागू, अप्रैल 2014 से लागू, मोदी जी के आने से ठीक 1 महीने पहले से लागू। इसके तहत किसी भी कंपनी को अपने पिछले 3 वित्तीय वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना पड़ेगा। पिछले 3 वित्तीय वर्ष के एवरेज प्रॉफिट का कम से कम 2% CSR पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना पड़ेगा। CSR का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी है, बहुत कमा रही है, तो आपने कभी देखा है क्या कि एजुकेशन को ये लोग पैसे दे रहे हों? है ना, देखा होगा आपने देखा होगा कि भाई कहीं पर स्वास्थ्य ढांचा के लिए कुछ काम कर रहे हों, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये अपना CSR दे रहे हैं। नहीं देंगे तो फिर इनके ऊपर जुर्माना लग सकता है। नेटवर्थ क्या है? यदि वह निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड पूरा करता है, 500 करोड़ या उससे अधिक नेटवर्थ हो तो आपको CSR पर खर्च करना पड़ेगा। टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक हो तो आपको खर्च करना पड़ेगा। शुद्ध लाभ 5 करोड़ या उससे अधिक हो तो आपको CSR पर खर्च करना पड़ेगा। इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा। इन तीनों क्राइटेरिया को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही नेट वर्थ अलग होता है, टर्नओवर अलग होता है, नेट प्रॉफिट अलग होता है। अनुपालन और कॉर्पोरेट व्यवहार क्या है? शानदार अनुपालन। CSR के दायरे में आने वाली 1549 कंपनियों में से 98% ने खर्च की रिपोर्ट दी है। 48% 751 कंपनियों ने अनिवार्य 2% सीमा से अधिक खर्च किया है। 28 कंपनियों ने नुकसान उठाने के बावजूद CSR पर पैसा खर्च किया है। 28 कंपनियों ने उनका नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी CSR पर उन्होंने पैसा खर्चा किया है। 48% कंपनियां 2% जो सरकार ने बाध्यता बनाई हुई है उससे ज़्यादा उन्होंने खर्च किया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत में। केवल 28 कंपनियां ऐसी रहीं जो दायित्व के बावजूद भी कोई भी राशि खर्च करने में विफल रही हैं। इस प्रकार की 28 कंपनियां हैं। क्षेत्रवार धन का आवंटन भी है। शिक्षा पर इनके द्वारा टोटल 1137 करोड़, स्वास्थ्य पर 840 करोड़ खर्च किया गया। आपदा प्रबंधन और भी बहुत सारे चीज़ों पर इनके द्वारा खर्च किया जाता है। टॉप 5 CSR देने वाली कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, TCS, ONGC, ICICI बैंक के द्वारा इतने करोड़ रुपए खर्चे किए गए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक जो आपको समझना चाहिए, लीगल प्रोविज़न एंड पेनल्टी फॉर, इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए, जिनको समझ में ना आए भाई हिंदी में भी दिखा देता हूँ, CSR फंड खर्च ना करने पर कानूनी प्रावधान और जुर्माना क्या ये है? क्या ये जुर्माना सज़ा वाकई हो सकता है? तो मुझे लगता है ऐसा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कभी भी किसी को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। जब तक अंदर मन से ना आए कि हाँ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है, तब तक किसी कंपनी को सज़ा नहीं देना चाहिए। किसी और प्रकार से उनको प्रमोट करना चाहिए। बिना खर्च हुए पैसे का क्या होता है? कानून के अनुसार यदि कोई कंपनी अपना 2% CSR फंड खर्च नहीं करती है तो उसे बचे हुए पैसे को लेकर के 2 स्थितियां बनती है। पहली स्थिति, चालू परियोजना के मामले में यदि पैसा किसी ऐसे परियोजना के लिए है जो अभी चल रही है तो कंपनी को वह बचा हुआ पैसा वित्त वर्ष समाप्त होने के 30 दिन के भीतर एक विशेष बैंक के खाते में डालना होगा और उसे अनस्पेंट CSR अकाउंट कहा जाता है। कंपनी को यह पैसा अगले 3 वित्तीय वर्ष के भीतर खर्च करना होगा। अगर 3 साल बाद भी यह पैसा खर्च नहीं होता है तो सरकार के निर्दिष्ट फंड जैसे PM केयर, स्वच्छ भारत कोष आदि में उसको यह पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसके कारण से वह उपयोग हो सके किसमें? तो भारत के लोगों की भलाई के लिए। यदि कोई परियोजना चालू नहीं है, यदि कंपनी के पास कोई चालू परियोजना नहीं है तो उसे वित्त वर्ष समाप्त होने के 6 महीने के भीतर वह सारा बिना खर्च किए हुए पैसा सीधे अनुसूची 7 में निर्दिष्ट किसी सरकारी फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जैसे PM, NRF इत्यादि में उसको करना पड़ेगा।
गैर अनुपालन पर भारी जुर्माना है। 2020 के संशोधन द्वारा इसे डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया, यानी कि इसको आपराधिक से हटा करके गैर आपराधिक कर दिया गया। यानी अब इसके लिए जेल की सज़ा नहीं होती है, लेकिन वित्तीय जुर्माना बहुत भारी लगाया जाता है। सही बात है, जेल क्यों देना, लेकिन जुर्माना उन पर लगाया जाता है। यदि कंपनी पैसे उस सही समय पर ट्रांसफ़र करने विफल रहती है तो कंपनी पर उसे बिना खर्च की अमाउंट का 2 गुना 1 करोड़ या जो भी ज़्यादा होगा से कम हो जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दोषी अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया जाता है, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। ये पूछा भी जा सकता है कि व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगेगा, जुर्माना बिना खर्च किए गए, अमाउंट का 1/10वां हिस्सा या 2 लाख, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको जुर्माना के रूप में भरना पड़ेगा। ऊपर भी कम ही था, 2 गुना या 1 करोड़, दोनों में से जो कम होगा उतना आपको भरना पड़ेगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ओलंपिक बिड नियर एथलेटिक्स वॉच डॉग जो हैं वो भारत के बारे में गलत डेटा हमारे पास आया है कि हमारे खिलाड़ी डोपिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। डोपिंग होता क्या है, उसके बाद से डेटा वगैरह देखेंगे। 2 संस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। खेलों में किसी एथलीट खिलाड़ी द्वारा अपने प्रदर्शन और ताकत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित दवाओं, अवैध तरीकों का उपयोग करना डोपिंग कहलाता है। जैसे किसी जिम वाले को आपने देखा है क्या? जिम जाने वाले किसी इंसान को देखा है क्या? तरह तरह की चीज़ें घोल घोल के पीते रहते हैं, तब जाके बॉडी फुला करके फिर वो जिम आप बताते हैं कि हमारी बॉडी बन गई। तो वो क्या होता है, वो उन्होंने उनके शरीर के अलावा बाहर से उन्होंने सप्लीमेंट लिया है, जिससे उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो, उनके अंदर ताकत बेहतर आए। लेकिन एथलेटिक्स जो होते हैं उनका डोपिंग इसी का थोड़ा सा अप लेवल वाला है, ठीक है, जिसमें वो इस प्रकार के दवाइयों का, इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके अंदर क्षमता अचानक से बूस्ट हो जाती है और इसके कारण से खेल निष्पक्ष और नेचुरल जो ग्राउंड होता है उस पर संपन्न नहीं हो पाता। इसी को डोपिंग कहते हैं, डोपिंग कहा जाता है, यह इलीगल माना जाता है। कई बार खिलाड़ियों को पता भी नहीं चलता लेकिन वो डोपिंग के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी जो एथलीट होते हैं उनको दवाइयाँ, अगर बुखार भी लगा है या कुछ भी हुआ है तो उनको दवाइयों को बड़ा ही सोच समझ करके लेना पड़ता है, क्योंकि कई सारी दवाइयों में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर की ताकत को बूस्ट करती है, और अगर गलती से भी उनके रक्त में इस चीज़ का मिल जाता है तो फिर उनको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए खिलाड़ी हो गए बड़े बड़े, क्रिकेट को हो या अलग अलग हो, उनको मेडिसिन वगैरह भी थोड़ा सा सही से लेना पड़ता है। डोपिंग के मुख्य प्रकार क्या क्या होते हैं बंधुओं, तो ज़रा देखिए ध्यानपूर्वक। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जिसको कहा जाता है, सबसे पहला यही होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ये दवाएं मांसपेशियों के आकार को तेज़ी से बढ़ाती हैं और शरीर को भारी ताकत देती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। इनका इस्तेमाल अक्सर वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक और रेसलर करते हैं। रेसलिंग करने से ठीक पहले एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होता है इसका उपयोग वो करते हैं ताकि उनके मसल्स को बहुत ज़्यादा ताकत मिलता है और बहुत बड़ा उसका आकार दिखता है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सेकंड होता है उत्तेजक, जो स्टिमुलेट करता है। ये शरीर और दिमाग को तुरंत ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, थकान को कम कर देते हैं, हृदय गति को बढ़ाते, जिस जैसे कि एम्फेटेमिन एक इसका उदाहरण हो गया। याद रखना है इसको, यह पूछा जा सकता है बायोलॉजी में, क्योंकि बायो में कुछ भी पूछ रहा है वो चाह रहा है कि सारे ऑफिसर डॉक्टर भी हों। ब्लड डोपिंग, इसमें एथलीट अपने खून में लाल रक्त कोशिकाओं RBC की संख्या को आर्टिफिशियल तरीके से बूस्ट करते हैं। इससे शरीर की मांसपेशी और अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है उन तक, और आपने पढ़ा होगा मांसपेशियों तक जब ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचने लग जाती है तो स्टेमिना बढ़ जाता है, मसल्स और मजबूत हो जाते हैं। इसका उपयोग अक्सर लंबी दूरी के धावक और साइकिलिस्ट जो हैं वो करते हैं ताकि उनका मांसपेशी थके ना, थकान महसूस ही ना हो। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये ब्लड डोपिंग कहा जाता है। मूत्रवर्धक होता है एक, इसका उपयोग शरीर से पानी निकाल करके तेज़ी से वज़न कम करना। जैसे आपको याद होगा बबीता फोगाट थी, क्या कौन सी खिलाड़ी थी जिनको वज़न के कारण लास्ट टाइम में निकाल दिया गया, तो उन्होंने बाल तक काटे लेकिन फिर भी 300 ग्राम वज़न उनका ज़्यादा आ गया था, है ना।
इसका उपयोग शरीर से पानी निकालकर तेज़ी से वजन कम करने जैसे बॉक्सिंग या कुश्ती वजन वर्ग में फिट के होने के लिए या अन्य प्रतिबंधित दवाओं के अंश को मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकालने के लिए ताकि टेस्ट में पकड़े न जाए के लिए किया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब के सब डोपिंग में ही आते हैं। भारतीय एथलीट पर एआईयू की सख्ती और क्या कहा है एआईयू ने, तो इसको ज़रा हम लोग देखेंगे। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट एआईयू विश्व एथलेटिक्स की स्वतंत्र संस्था है यह, जिसका नाम है एआईयू ने भारत के एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है। डाउनग्रेड कर दिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को। क्या हो गया है पता नहीं, किसकी नज़र लगी हमारे देश को, हर चीज़ में ही हम डाउनग्रेड हो रहे हैं। तो डाउनग्रेड कर दिया है। एआईयू ने भारतीय एथलीट के बीच डोपिंग के जोखिम को एक्सट्रीमली हाई घोषित कर दिया कि भारत में डोपिंग की संभावना एक्सट्रीमली हाई है। लेकिन इस न्यूज़ को कहीं भी आप देखेंगे तक नहीं है। जैसे ही मेडल नहीं आएगा देश में, वैसे ही सब छाती पीटना शुरू कर देंगे कि मेडल नहीं आ रहा है, हमारे खिलाड़ी ये हैं वो हैं, फलाना ढिकाना है। इकोसिस्टम ही जब आपका ख़राब होगा तो प्रोडक्ट आपके अच्छे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके क्या परिणाम होंगे, तो एएफआई के रीक्लासिफिकेशन का मतलब होता है भारतीय एथलीट को बहुत सख्त डोपिंग नियमों का पालन करना होगा। जांच पड़ताल ज़्यादा की जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल जैसे बड़े आयोजन से पहले अब सभी राष्ट्रीय टीम के सदस्य को कठोर परीक्षण से गुजरना होगा। क्यों? क्योंकि हमें डाउनग्रेड कर दिया, हम पर ट्रस्ट कम हो गया है। चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। एडीआरबी रैंकिंग के हिसाब से एआईयू के अनुसार एंटी डोपिंग रूल वायलेशन के मामले भारत 2022 में दूसरे 48 मामला था, 2023 में 63 मामला, 2024 में पहले स्थान पर 71 मामले के साथ हम दुनिया में ख़राब चीज़ों में टॉप कर रहे हैं। डोपिंग के मामले में टॉप कर रहे हैं। अब डोपिंग के दो कारण हो सकते हैं, या तो जानबूझकर हो या तो पता ही ना हो खिलाड़ी को कि ये चीज़ खाने से हम डोपिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन जो भी हो, हम डोपिंग के मामले में नंबर 1 हो गए हैं। 2025 में अब तक 30 मामलों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं हम। वाडा रिपोर्ट 2024 के रिपोर्ट के अनुसार से भारत में सबसे ज़्यादा 207 एथलीट डोप पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिविटी रेट, भारत का पॉजिटिविटी रेट 3.6% रहा, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चीन ने भारत से 3 गुना ज़्यादा 24,214 टेस्ट किए, लेकिन वहाँ सिर्फ 43 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि भारत का पॉजिटिव का रेट 3.6% है। चिंताजनक है। इससे ज़्यादा बर्बाद और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या ही कहा जाए अब, है ना। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट एक स्वतंत्र संस्था है। एआईयू इसे विश्व एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स जिसे पहले IAAF कहा जाता था, के द्वारा ट्रैक और फील्ड खेलों में भी सभी सत्यनिष्ठा और डोपिंग से जुड़े मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया कि खेल भावना सुरक्षित रहे और खेल सही ग्राउंड पर हो, उसमें कुछ भी खराब चीज़ें प्रैक्टिस न की जाएं। स्थापना अप्रैल 2017 में, ज़रूर याद रखिएगा। 2015-16 के दौरान कई सारे बड़े बड़े डोपिंग के और भ्रष्टाचार की चीज़ें सामने आई थी, जिसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है? एआईयू की सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्वतंत्रता है। इसका अपना अलग बोर्ड और कर्मचारी है। विश्व एथलेटिक्स के प्रबंधन से पूरी तरह से अलग होकर के यह काम करता है, इसीलिए इसको ज़्यादा इन सब चीज़ों के कारण से इज्जत प्राप्त है, क्योंकि बिल्कुल ही स्वतंत्र बॉडी है ये। क्या क्या उद्देश्य है? डोपिंग रोधी, उम्र की धोखाधड़ी, अवैध सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर, ये इसके कोर एरिया है जिनमें यह काम करता है एआईयू। इसको याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। एआईयू दुनिया भर में एथलीटों की निगरानी करता है, खुफिया जानकारी जुटाता है, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा करता है, एथलीट को अस्थायी रूप से निलंबित करने और सज़ा देने का भी अधिकार रखता है। अस्थायी नहीं, अस्थायी तौर पर यह निलंबित करने का भी अधिकार रखता है। अब दूसरी एजेंसी है वाडा, जिसका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। थोड़ा सा लंबा हो गया आज का वीडियो, लेकिन पढ़ लीजिए, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक अधूरा कैसे छोड़ता मैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, क्या नाम है इसका? वाडा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के खेलों में डोपिंग प्रदर्शन बढ़ाने वाली अवैध दवाओं के उपयोग के खिलाफ
वैज्ञानिक अनुसंधान करना, शिक्षा प्रदान करना, डोपिंग रोधी क्षमताओं का विकास करना कि डोपिंग न हो। इसकी स्थापना बहुत पहले 10 नवंबर 1999 के स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहल पर की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। स्थापना स्विट्जरलैंड में, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फंडिंग एक अनोखी संस्था है क्योंकि इसकी 50% फंडिंग खेल स्पोर्ट मूवमेंट जैसे IOC द्वारा, बाकी 50% दुनिया भर की सरकारों के द्वारा की जाती है। तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रमुख कार्य क्या हैं इसके? तो प्रतिबंधित सूची बनाता है हर साल उन दवाओं का, तरीकों का जिसके जरिए डोपिंग हो सकती है। प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है कि आप डोपिंग का टेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं। ज़रूर याद रखिएगा इन सभी को। इन दोनों में अंतर क्या है? वाडा और AIU में अगर हम लोग देखें तो वाडा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, सभी खेलों क्रिकेट, फुटबॉल, ओलंपिक इत्यादि सभी के लिए नियम बनाता है। AIU केवल एथलेटिक्स वाले खेल, ट्रैक एवं फील्ड के लिए काम करता है। कार्यों का दायरा वाडा का ज़्यादा विस्तारित है, AIU का थोड़ा सा कम है। वाडा मुख्य रूप से जांच पड़ताल और शिक्षा देने इत्यादि में काम करती, जबकि AIU निगरानी करने में काम करती है। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप इन सभी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी का न्यूज़ कल के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।